हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु माँ। और आज इस पॉडकास्ट सीरीज के सेशन के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में आई वेलकम यू ऑल। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स। यहाँ पर पहले पार्ट जब पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा डर लगने लग जाएगा, हमें ऐसा लगेगा आसपास हर जगह बीमारी ही बीमारी है। पर सेकंड पार्ट में जब हम इम्यूनिटी पढ़ेंगे तो हमें यकीन हो जाएगा कि इतने सारे पैथोजन आसपास होने के बावजूद भी हम अक्सर बीमार नहीं पड़ते, वी आर क्वाइट सेफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हमें यह समझना है कि हेल्थ का क्या मतलब है। हेल्थ का मतलब केवल बीमारी ना होना यानी एब्सेंस ऑफ डिजीज, या सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ होना यानी फिजिकल फिटनेस ही नहीं है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो हेल्थ को क्या क्या इफेक्ट करता है? हेल्थ को सबसे पहले जेनेटिक डिसऑर्डर्स अफेक्ट कर सकते हैं जो बाय बर्थ सिंस बर्थ होते हैं। नंबर 2, हेल्थ को इन्फेक्शियस डिजीजेस अफेक्ट कर सकती हैं जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, इनसे होने वाली डिजीजेस। एंड नंबर 3, हमारी लाइफस्टाइल यानी हमारा खाना पीना, एक्सरसाइज, योगा, लाइफस्टाइल भी हेल्थ को अफेक्ट करता है। एक अच्छी हेल्थ के लिए जरूरी है कि हम एक बैलेंस डाइट लें। नंबर 1, हम योगा करें, एक्सरसाइज करें। इसके अलावा हम पब्लिक एंड पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें और मेंटली अपने आप को हेल्दी रखें। ये सब कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम डिजीजेस को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1, जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो सिंस बर्थ जन्मजात हैं, और दूसरा एक्वायर्ड जो जन्म के बाद हमें बीमारियां होती हैं। एक्वायर्ड डिसऑर्डर फिर 2 तरह के हो सकते हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलते नहीं है, जैसे कैंसर नॉन इन्फेक्शियस, वन ऑफ द डेडलीस्ट नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इसके अलावा मेंटल डिसऑर्डर्स, ड्रग एडिक्शन, ड्रग अब्यूज, अल्कोहल अब्यूज, इवन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स जैसे क्वाशियोरकर, मैरिस्मस, विटामिन ए, विटामिन डी, किसी की भी डेफिशिएंसी, ये सब इंडिविजुअल खुद के कारण होता है यानी नॉन इन्फेक्शियस होता है। इसके अलावा इन्फेक्शियस डिजीज की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ कंटेजियस हैं जिन्हें छूत की बीमारी बोलते हैं जैसे लेप्रेसी, कुष्ठ रोग, और बाकी नॉन कंटेजियस हैं बट इन्फेक्शियस हैं, एक से दूसरे में फैलेंगी, जिसमें सभी डिजीजेस आएंगी जो अभी हम पढ़ेंगे। अब कैसे कैसे इन्फेक्शियस स्प्रेड हो सकती है? नंबर 1, डायरेक्ट टच करने से छूत की बीमारी कंटेजियस। नंबर 2, किसी मैकेनिकल करियर के थ्रू जैसे हाउस फ्लाई वगैरह से। नंबर 3, किसी मॉस्किटो की बाइट से जैसे मलेरिया, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की बाइट से। हम पढ़ेंगे येलो फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया, फीमेल एडीज मॉस्किटो की बाइट से। एंड फिलारियासिस या एलिफेंटियासिस, हाथी पांव, फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो की बाइट से। इसके अलावा एयरोजॉल इन्फेक्शन का तरीका भी हो सकता है यानी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी छींकने, खांसने, बोलने से जो ड्रॉपलेट्स निकल रही हैं उसे इनहेल करके, या अगर वो किसी ऑब्जेक्ट पर गिर गई हैं और वो ऑब्जेक्ट टच करके हमारी नाक के थ्रू से अंदर घुसा दे यानी फोमाइट बॉर्न या एयरबॉर्न। इसके अलावा कंटामिनेटेड यानी इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर के थ्रू जिसे फीको ओरल रूट बोलते हैं। तो ये कुछ मोस्ट कॉमन तरीके होते हैं बीमारियां होने के। अब यहां पर हमें यह समझना है कि बीमारी करने वाला जो भी ऑर्गेनिज्म है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, उसे पैथोजन बोलते हैं। वो एक वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, राउंड वर्म, फ्लैट वर्म, फंजाई, कुछ भी हो सकता है। नाउ पैथोजन को अगर होस्ट को बीमारी करनी है तो उसे होस्ट के अंदर एंटर करना पड़ेगा, वहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और होस्ट के मॉर्फोलॉजी, फंक्शनल डैमेज करना पड़ेगा, तब जाके बीमारी कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी पैथोजन को हमारी इंटेस्टाइन तक पहुंचना है तो नेचुरली स्टमक की हाई एसिडिटी, लो पीएच को झेलने की क्षमता होनी चाहिए, तभी वो वहां पहुंच के सर्वाइव कर पाएगा, वरना वो बीमारी नहीं कर पाएगा। अब हमें अंडरस्टैंड करना है स्टूडेंट्स कुछ डिजीजेस के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम एनसीईआरटी की पहली डिजीज लेते हैं। बैक्टीरियल डिजीज में हमें 2 की बात करनी है। नंबर 1 डिजीज है टाइफाइड। टाइफाइड होती है बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी से। ये बैक्टीरिया हमारी स्मॉल इंटेस्टीन में रहता है यानी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ही बॉडी में एंटर करेगा। इंटेस्टीन में जाने के बाद ब्लड के थ्रू अदर ऑर्गन्स में भी फैल जाता है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर ये इंटेस्टीन में रह रहा है, स्मॉल इंटेस्टीन, तो ये क्या सिम्टम्स करेगा, लक्षण करेगा? बड़ा आसान है, जो इंटेस्टीन से रिलेटेड है, जैसे भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, पेट दर्द होना, स्टमक पेन, कब्जी होना, कॉन्स्टिपेशन, सर तो हमेशा दुखेगा ही अगर पेट गड़बड़ होगा यानी हेडेक,
और बुखार तो आता ही आता है, सस्टेन्ड हाई फीवर 39-40 डिग्री सेल्सियस सस्टेन्ड हाई फीवर रहता है। अगर सीवियर केसेस हो गए माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें इंटेस्टिनल परफोरेशन, इंटेस्टिन में छेद हो सकता है, जिसके कारण समय से पहले डेथ तक हो सकती है। नाउ इसका डायग्नोसिस कैसे बनाया जाता है? विडाल टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लेडी थी जिसका नाम था मैरी मेलॉन, शी वॉज अ कुक बाय प्रोफेशन, वो टाइफाइड की करियर थी और अपनी अनहाइजीनिक कुकिंग प्रैक्टिसेस से उसने बहुतों को टाइफाइड फैलाया, इसीलिए उन्हें नाम दिया गया टाइफाइड मैरी। सो दिस इज अबाउट टाइफाइड। अब आइए हम बात करते हैं सेकेंड बैक्टीरियल डिजीज की, विच इज निमोनिया। निमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नाम के बैक्टीरिया से। निमोनिया का बैक्टीरिया हमारे लंग्स तक जाता है, एल्व्यूलाई में एयर की जगह फ्लूइड फिल कर देता है, यानी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी। तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे? इसके सिम्टम्स होंगे जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, जैसे जल्दी से थकान हो जाना, फटीग, टायर्डनेस, देन कफ होना, खांसी आना, ब्रेथलेसनेस होना, सांस भरना, हेडेक, फीवर तो होता ही होता है, वो सब तो होगा ही, ठंड लगना, चिल्स होना, ये सब हो जाएगा। अब सीवियर केस में अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हुई, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई, तो टिश्यू को बराबर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, यानी कि O2 कम मिलेगा, CO2 एक्सेल आउट नहीं होगा, सफोकेशन होने लगेगा, यानी कि हम नीले पड़ने लग जाएंगे, तो स्किन एंड नेल्स में टर्न ब्लू, जिसके कारण प्रीमेच्योर डेथ तक हो सकती है। अब अगर ये लंग्स में जा रहा है तो कैसे ट्रांसमिट होगा? मोड ऑफ ट्रांसमिशन सिंपल, एयर ड्रॉपलेट या एरोजॉल के थ्रू, या वही फोमाइड बॉर्न ऑब्जेक्ट्स पर जो हमारे एयर ड्रॉपलेट्स हंसने, खांसने, छींकने, थूकने से जो घिरे हुए हैं। ठीक है, बहुत आसान है। अब ये बात हो गई हमारे निमोनिया की। एक बात ध्यान रखो, कॉमन कोल्ड जो है वो वायरल डिसऑर्डर है, जो अभी मैं बताऊंगी राइनो वायरस से होता है, जबकि निमोनिया बैक्टीरियल है। कॉमन कोल्ड में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व है, लंग्स इन्वॉल्व नहीं होती, जबकि निमोनिया में लंग्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो चलिए आइए अब हम बात कर लेते हैं वायरल डिसऑर्डर में कॉमन कोल्ड की। कॉमन कोल्ड राइनो वायरस से होता है, इसे राइनाइटिस भी बोलते हैं। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी नोज और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करेगा, नॉट द लंग्स। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे? देखो बड़ा आसान है। अगर नाक अफेक्ट हो रही है तो नाक या तो बंद हो जाती है जुकाम में, कॉमन कोल्ड जुकाम में, यानी नेजल कंजेशन, या नाक बहने लगती है, नेजल डिस्चार्ज। इसके अलावा खांसी, कफ के बाद गला खराब होना यानी होर्सनेस, फीवर होता ही है, हेडेक होता ही है, ये सब तो होगा ही। ठीक है, सो नेजल डिस्चार्ज, नेजल कंजेशन, कफ, कोल्ड, होर्सनेस, सोर थ्रोट, गला खराब होना, हेडेक, फीवर, ये सब इसके सिम्टम्स हो जाएंगे। कॉमन कोल्ड वायरल डिसऑर्डर है, वायरल डिजीज जनरली 3 to 7 डेज में खुद ही ठीक हो जाता है। इसका भी मोड ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन वही होगा जो निमोनिया का है, यानी एयर ड्रॉपलेट या फोमाइड बॉर्न उसके ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, पेन, पेंसिल, बुक, कप एक्सेट्रा। डन। अब इसके अलावा बैक्टीरियल में 3 डिजीज के नाम एनसीईआरटी में और मेंशन है, एक डिसेंट्री यानी खूनी दस्त, एक प्लेग जो यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया से होगा, और एक डिफ्थीरिया जो कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थरी से होगा। वायरल डिसऑर्डर में हमने कॉमन कोल्ड को समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं फंगल डिसऑर्डर पर। फंगल डिसऑर्डर में हमें समझना है जिसे बोलते हैं हम, जो 3 स्पीशीज से होगा, रिंगवर्म। रिंगवर्म होता है ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन एंड माइक्रोस्पोरम। ध्यान रखना माइक्रो है, मैक्रो नहीं है, मेट से याद रख सकते हो। माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटॉन एंड ट्राइकोफाइटॉन। रिंगवर्म में क्या होता है? रिंगवर्म को हिंदी में हम दाद बोलते हैं, दाद, खाज, खुजली कहते हैं। तो स्किन पर एक ड्राई, सूखा, स्केली लीजन होगा, जिसमें इंटेंस, भयंकर वाली खुजली होगी, इंटेंस इचिंग होगी। ये कहाँ होगा? स्किन में, नेल्स पे, स्कैल्प में, जहां पर भी स्टूडेंट्स हीट और मॉइस्चर रहता है, यानी थोड़ी नरमी और गर्मी रहती है और नमी रहती है। हमारे बॉडी के जहां भी फोल्ड्स हैं, जैसे थाइज वाले फोल्ड्स हैं, उंगलियों के बीच में, पैर की, हाथ की फोल्ड्स हैं, दाढ़ी वाला एरिया है, इवन जो हमारा स्कैल्प है वहां पर ड्राई स्केली लीजन फॉलोड बाय इंटेंस इचिंग। हीट मॉइस्चर हेल्प करता है फंजाई को ग्रो करने में। ये कैसे होगा? ये बीमार इंसान की, जिसे ये बीमारी है, उसकी चीजें यूज करने से होता है, जैसे उसका कोम्ब, उसका टॉवेल एक्सेट्रा यूज करने से। डन। तो 2 बैक्टीरियल डिजीज पढ़ ली, एक वायरल की बात कर ली है और एक फंगल की बात कर ली। अब हम आ जाते हैं रिंगवर्म, सॉरी, अब हम आ जाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स से
प्रोटोजोअल डिजीज पे। तो प्रोटोजोआ में आ जाओ, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से होती है अमीबियासिस। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका ये अमीबॉइड प्रोटोजोआ है, सूडोपोडिया के थ्रू मूव करता है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से होती है अमीबियासिस। नाउ अमीबियासिस में क्या होगा, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका एक मोनोजेनेटिक पैरासाइट है हमारे ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टीन का। तो नेचुरली ये भी कैसे बॉडी में पहुंचेगा, इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर के थ्रू। फीसेस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन से बाहर निकलेगा और उसके बाद नॉर्मल इंसान के कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, जो इसके फीकल मैटर से कंटामिनेटेड है, उसके थ्रू पहुंच जाएगा। हाउस फ्लाई मैकेनिकल करियर की तरह काम करेगी, एक खाने से दूसरे खाने पे बैठकर या फीसेस से खाने पे बैठकर इसे मैकेनिकली ट्रांसफर कर सकती है। ये पैरासाइट तो सिर्फ हमारे बॉडी में रहता है, ये प्लाज्मोडियम की तरह मक्खी के अंदर नहीं घुस रहा है, सिर्फ मैकेनिकल ट्रांसमिशन कर सकती है। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे यार, लार्ज इंटेस्टीन में तो क्या होगा, हमें भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट और लूज मोशंस होंगे। लेकिन लूज मोशंस कैसे होंगे, लूज मोशन मिक्स्ड विद ब्लड एंड म्यूकस, जिसे खूनी दस्त बोलते हैं, तभी तो इसको डिसेंट्री बोलते हैं, अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री। ठीक है, तो ये इसके मेन सिम्टम्स हो जाएंगे। इसके अलावा फीवर, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, टायर्डनेस, वो तो सब में होता ही है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हम आ जाते हैं नेक्स्ट डिजीज पे, जो एक राउंड वर्म से होती है, जिसका नाम है फिलारियासिस या एलिफेंटियासिस। ये होती है वुकरेरिया मलाई एंड वुकरेरिया बैनक्रॉफ्टाई, दो राउंड वर्म से। ये होती है बाय बाइट ऑफ फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो। यानी ये जो राउंड वर्म है, इसके दो होस्ट है, एक फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो और एक ह्यूमन। ये क्रॉनिक इंफेक्शन है, लंबे समय तक ये हमारे बॉडी में लिम्फ वेसल्स में रहती है। और लिम्फ वेसल्स में रहती है कहाँ की, मेनली लोअर लिम्स और जेनाइटल एरिया की। तो वहां पर भयंकर स्वेलिंग, क्योंकि ब्लॉकेड कर देगी लिम्फ का, तो बहुत स्वेलिंग, यानी ग्रॉस, आंखों से दिखाई देने वाली डिफॉर्मिटी, हाथी पांव जिसे बोलते हैं। तो जेनाइटल ऑर्गन्स में ग्रॉस डिफॉर्मिटीज करती है, ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है, ध्यान रखना। अब हम आ जाते हैं एक और राउंड वर्म की डिजीज पर, जिसका नाम है एस्कारियासिस। ये होती है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडस, जिसका फोटो भी बना है एनिमल किंगडम में, याद है, फीमेल लंबी सी है और मेल छोटा है इसका। तो एस्कैरियासिस एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडस से होती है। ये एस्कैरिस भी हमारे इंटेस्टीन में रहता है, यानी कि इसके जो एग्स हैं, इन्फेक्टिव स्टेज, वो फीकल मैटर में डिस्चार्ज होगी और ऐसे इन्फेक्टेड एग्स को कंज्यूम करने से, यानी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू, ये नॉर्मल इंसान के इंटेस्टीन में आके और बीमारी करते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे, देखिए, ये इंटेस्टीन में अंदर जाके ब्लीडिंग करेंगे, इंटरनल ब्लीडिंग। अगर इंटरनल ब्लीडिंग होगी, खून का लॉस होगा, तो एनीमिया, खून की कमी होगी, प्लस मस्कुलर पेन होगा। और अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इंटेस्टीन का ब्लॉकेड कर देते हैं। मैंने स्टूडेंट्स ऐसे पेशेंट की सर्जरी की है जहां पे इंटेस्टीन ब्लॉक हो गई थी और इंटेस्टीन को खोलने पर कीड़े ही कीड़े, वर्म्स ही वर्म्स निकले थे एस्कैरिस के। वेरी वेरी अगली साइट। चलिए, तो हमने 2 बैक्टीरियल की बात कर ली, प्लस 3 का और नाम ले लिया था, फिर एक वायरल की बात कर ली, फिर एक हमने बात कर ली फंगल की, फिर एक हमने बात कर ली प्रोटोजोअल अमीबियासिस, फिर एक 2 राउंड वर्म की एस्कैरियासिस और फिलारियासिस। अब आ जाओ प्रोटोजोअल में, सेकंड डिजीज पढ़ते हैं, मलेरिया। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है ये स्पोरोजोअन क्लास ऑफ प्रोटोजोआ में आता है, जो एंडोपैरासाइट्स हैं। प्लाज्मोडियम की 60 से ज्यादा स्पीशीज नोन है, पर 4 स्पीशीज मलेरिया करती हैं, जिनमें से मोस्ट कॉमन प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, मोस्ट रेयर प्लाज्मोडियम ओवेल है और मोस्ट डेंजरस प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ऐसा याद रखो, फेल होना सबसे खतरनाक, तो मोस्ट डेंजरस है फैल्सीपेरम। इसके अलावा प्लाज्मोडियम मलेरी भी एक स्पीशीज होती है। अब देखो, ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है, इसके 2 होस्ट हैं, एक हम ह्यूमन और एक फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। हमारे अंदर इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर इसमें गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स का फ्यूजन होगा, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और उन्हीं के अंदर इसमें इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजॉइड्स बनते हैं। तो अगर एक ऐसी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जिसके सलाइवरी ग्लैंड्स में स्पोरोजॉइड इन्फेक्टिव स्टेज है, वो किसी नॉर्मल इंसान को बाइट करे, तो ये इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजॉइड नॉर्मल ह्यूमन के ब्लड में आ जाएगी। ब्लड के थ्रू ये सबसे पहले लिवर में पहुंचेंगे, यानी हिपैटोसाइट्स में। वहां पर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मल्टीपल फिजन करेंगे, इनका नंबर बढ़ेगा, लिवर सेल बर्स्ट हो जाएगा।
ये वापस ब्लड में आ गए। अब ये ब्लड के थ्रू आरबीसी में एंटर करेंगे। आरबीसी में एंटर करके ये फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीपल फिजन करेंगे और आरबीसी के अंदर ये हीमोग्लोबिन को हीमोजॉइन एक टॉक्सिक पिगमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। अब आरबीसी भी बर्स्ट होगा और हीमोजॉइन ब्लड में प्लाज्मा में रिलीज होगा। जैसे ही हीमोजॉइन रिलीज होगा प्लाज्मा में, माय डियर स्टूडेंट्स, उस इंसान को सिम्टम्स आएंगे, लक्षण आएंगे मलेरिया के। मलेरिया के लक्षण मतलब सबसे पहले उसे ठंड लगेगी, कपकपी होगी, चिल्स एंड शिवरिंग। फिर उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, फीवर आएगा 104 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर भयंकर पसीना, प्रोफाउंड स्वेटिंग होगी और फीवर कम्स टू नॉर्मल, पर वो लेथार्जिक टायर्ड फील करेगा। अब ये जो पैरासाइट्स, जो स्पोरोजॉइड्स बाहर निकले आरबीसी से, ये फ्रेश आरबीसी को फिर इन्फेक्ट करेंगे, फिर उसे तोड़ेंगे और ये कहानी चलती रहेगी। कुछ आरबीसी के अंदर इनके गैमेटोसाइट्स बनते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट, गैमीट नहीं गैमेटोसाइट बनते हैं। अब मान लो ऐसा इंसान जिसे मलेरिया है, लक्षण आ रहे हैं और उसके ब्लड में जो आरबीसी है उनके अंदर गैमेटोसाइट्स भी बने हुए हैं। ऐसे इंसान का खून अगर सक करे, चूसे कोई दूसरी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, तो ये ब्लड के साथ आरबीसी यानी गैमेटोसाइट्स फिर से मच्छरनी के गट में चले गए, माउथ और उसके बाद गट में। अब वहां जाकर फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की गट इंटेस्टीन में जाकर ये गैमेटोसाइट्स गैमीड्स बनाएंगे, मेल एंड फीमेल गैमीड्स। वहीं इनका फ्यूजन होगा यानी जाइगोट बनेगा। पहले नॉन मोटाइल जाइगोट है, फिर वो मोटाइल जाइगोट यानी ऊकाइनीट में कन्वर्ट होगा, फिर वो अपने अराउंड सिस्ट बनाता है यानी ऊसिस्ट बनेगी और फिर उसके अंदर डिवीजन से ये स्पोरोजॉइड बनाएंगे जो उसके सलाइवरी ग्लैंड तक आ जाएगा। और बस फिर ऐसी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जिसके सलाइवरी ग्लैंड में इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजॉइड है, वो फिर से जब किसी नॉर्मल इंसान को बाइट करेगी तो फिर से उसे मलेरिया हो जाएगा। ये कहानी चलती रहती है। अब मलेरिया का बचाव क्या है? मलेरिया का बचाव बड़ा आसान है भाई, मच्छरदानी यूज करो, डोर्स एंड विंडोज पे मैश लगा दो, जाली लगा दो, ओडोमॉस वगैरह यूज करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बेस्ट तो ये है कि मच्छर मार दो, किलिंग ऑफ द मॉस्किटो। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें इंपॉर्टेंट है गैम्ब्यूसिया फिश को यूज करना। इसे बायो कंट्रोल मेथड कहेंगे। गैम्ब्यूसिया मछली मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है, लार्वी साइडल है, उसे मारती है। तो ना रहेगा लार्वा, ना बनेगी अडल्ट फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। यानी ये बायो कंट्रोल मेथड भी यूज हो सकता है। अब हम आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट पर। ट्रीटमेंट में जो नेचुरल ड्रग है वो क्विनाइन है। क्विनाइन सिंचोना पेड़ की बार्क से मिलता है और इसमें नेचुरल एंटी मलेरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब तो बहुत सारी आर्टिफिशियल मेडिसिन ड्रग्स भी बना ली गई हैं हालांकि। डन। तो ये सारी हमने डिजीजेस पढ़ ली हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि इन जनरल इंफेक्शियस डिजीजेस का प्रिवेंशन, बचाव क्या हो सकता है। देखो बड़ा सिंपल सा जवाब है। अगर वेक्टर बॉर्न डिजीज है, किसी मॉस्किटो की बाइट से हो रही है, तो मॉस्किटो के ब्रीडिंग प्लेसेस को साफ रखिए, कूलर वगैरह में पानी इकट्ठा मत होने दीजिए, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनिए, मैश नेट जालियां वगैरह यूज करिए, गैम्ब्यूसिया मछली को यूज कर सकते हैं। ये सब हो गया। अगर वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू फैलने वाली है तो पब्लिक एंड पर्सनल हाइजीन मेंटेन करिए, खाना वगैरह, सब्जियां वगैरह, फल धोकर यूज करिए, प्रॉपरली बॉईल करिए, पानी साफ रखिए, जो वाटर बॉडीज हैं उन्हें गंदा ना होने दें, वहां पे एक्सक्रीशन वगैरह को अवॉइड करवाएं। ये हो गया। अगर वो एयरबॉर्न है तो मास्क का यूज करिए, जो भी इंसान इन्फेक्टेड है वो मास्क का यूज करे वाइल टॉकिंग, लाफिंग, स्नीजिंग एक्सेट्रा। तो ये सारे हो जाएंगे। इसके अलावा बचाव में वैक्सीन भी आ जाती है, टीकाकरण, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अब इतनी सारी बीमारियां, ऐसा लगता है कि अरे हवा में बीमारी, खाने में बीमारी, पानी में बीमारी, कहीं हम बीमारी ना पड़ते रहे। हम बीमार तो बहुत कम पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नेचर ने दी इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, एबिलिटी टू फाइट द डिजीज। आइए अब हम अपनी इम्यूनिटी की बात करते हैं। इम्यूनिटी में हमारे पास दो तरह की इम्यूनिटी है। एक नेचुरल इनबॉर्न, जन्मजात, इननेट इम्यूनिटी, कंजेनाइटल इम्यूनिटी, और दूसरी जो हम एक्वायर करते हैं आफ्टर बर्थ, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी सब में होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, देखो इन्नेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक है, नेचुरली वो जनरल इम्यूनिटी है, पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी जैसे जैसे बीमार होंगे उस पैथोजन के खिलाफ हम एक्वायर करेंगे, यानी स्पेसिफिक होती है। हमारे इम्यून सिस्टम में चार खास प्रॉपर्टीज हैं, तीन खास प्रॉपर्टीज। पहले आर आर आर, राइज रोर, रिवोल्ट नहीं, आर 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 मतलब ये सबसे पहले रिकॉग्नाइज करेगा फॉरेन पैथोजन को, फिर उसे रेजिस्ट करेगा,
उसके खिलाफ रिस्पॉन्स देगा और उसे रिमेंबर भी करके रखता है, दुश्मन को याद भी रखता है। यानी 4 प्रॉपर्टीज कौन सी हो गई आर के कारण से। नंबर 1 डाइवर्सिटी, बहुत भिन्न भिन्न तरह के पैथोजेंस को हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज कर सकता है। नंबर 2 स्पेसिफिसिटी, पर्टिकुलर पैथोजन के खिलाफ पर्टिकुलर एक्शन लेगा, जैसा दुश्मन वैसा झगड़ा, वैसी लड़ाई, वैसा युद्ध। तीसरा मेमोरी, हम याद रखते हैं, इसीलिए अगर एक बार चिकन पॉक्स हो गया तो दोबारा नहीं होता, मेमोरी के कारण। एंड फोर्थ एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम पहचान सकता है कि ये मेरी बॉडी के खुद का एंटीजन है, ये बाहर का एंटीजन है। यही प्रॉपर्टी तो लूज हो जाती है, तभी तो ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। ठीक है, तो डाइवर्सिटी, स्पेसिफिसिटी, मेमोरी एंड एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, रिकॉग्नाइज करेगा पैथोजन को, रिस्पॉन्स देगा उसके खिलाफ और रिमेंबर करेगा, आर। अब जो मेमोरी की प्रॉपर्टी है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में होती है। अब समझिए स्टूडेंट्स, इन्नेट इम्यूनिटी में हमारे पास 4 बैरियर्स दिए हुए हैं। 4 बैरियर में पहला बैरियर फिजिकल बैरियर, इसमें स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन आएगी। जैसे हमारे माउथ, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की म्यूकस मेम्ब्रेन है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वेजाइनल, यूरिनरी यानी यूरिनोजेनाइटल जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, क्योंकि यही 3 है एरियाज जहां से सबसे ज्यादा पैथोजन बॉडी में एंटर करता है। तो जीआईटी, रेस्पिरेटरी, यूरिनोजेनाइटल की म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन, ये फर्स्ट बैरियर है, फिजिकल बैरियर, जिसके थ्रू पैथोजन आने से रोका जाता है। नंबर 2, अगर पैथोजन इसे पार कर गया तो दूसरा डिफेंस होगा हमारा, सेकेंड वाला है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल मतलब आंख में घुसते ही आंख से आंसू आने लगेंगे, जिसमें लाइजोजाइम एंजाइम है जो बैक्टीरियोसाइडल है। मुंह में अगर आ गया, स्टमक में पहुंचा तो स्टमक में हाई एसिडिटी, लो पीएच है, वजाइना में भी लो पीएच है, यूरिन का भी लो पीएच है। तो ये सब फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। तो फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, रक्षा की पहली टुकड़ी। अब थर्ड बैरियर है सेल्यूलर बैरियर। अगर मान लो फर्स्ट सेकंड बैरियर क्रॉस भी कर दिया पैथोजन ने, तो सेल्स आ जाएंगे। कौन से सेल्स आएंगे? नंबर 1 न्यूट्रोफिल्स, जिन्हें बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, PMNL। नंबर 2 मोनोसाइट्स, ये दोनों फैगोसिटिक सेल्स हैं, यानी जर्म्स को खा सकते हैं, ये दोनों ब्लड के सेल्स हैं। इसके अलावा मैक्रोफेजेस, कनेक्टिव टिश्यू के फैगोसिटिक सेल्स, NK नेचुरल किलर सेल्स, ये सारे सेल्स जो हैं ये अटैक करेंगे पैथोजन पर। सो फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर एंड देन सेल्यूलर बैरियर। फोर्थ बैरियर है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर में जैसे इंटरफेरॉन्स आते हैं। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, मान लो एक सेल पे वायरस का अटैक हो गया, वायरस इन्फेक्टेड सेल है, खुद तो मरेगा पर वो कुछ केमिकल निकालेगा जिन्हें इंटरफेरॉन बोलते हैं, जो बगल वाले नॉन इन्फेक्टेड सेल पर पहुंचेंगे। वो समझ जाएगा कि मेरे पड़ोसी पे वायरस का अटैक हो गया है, अब वो ऐसे मैकेनिज्म्स करेगा जिससे वो अपने आप को वायरस के इन्फेक्शन से बचाए, उसके अंदर वायरस रेप्लिकेट ना कर पाए। तो इंटरफेरॉन्स जो है ये एंटी वायरल प्रोटीन्स हैं जो वायरस इन्फेक्टेड सेल निकालता है और नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को बचाते हैं। ये जो सेल्यूलर और साइटोकाइन 2 बैरियर्स हैं, इन्हें मिलाकर बोलते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो आप प्रियंका चोपड़ा, परिनिधि चोपड़ा, प्रियंका, परिनिधि, चोपड़ा, चोपड़ा, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेल्यूलर और साइटोकाइन से याद रख सकते हैं। फर्स्ट 2 फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और अगले 2 सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी होता है। तो ये सब कुछ मिलकर हमें जन्मजात नॉन स्पेसिफिक इननेट कंजेनाइटल इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे वर्क करती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी है हमारी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ये B and T लिम्फोसाइट सेल्स के थ्रू काम करती है। स्टूडेंट्स, हमारे इम्यून सिस्टम में 2 तरह के ऑर्गन्स हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन का मतलब होता है जहां पर B and T लिम्फोसाइट्स फॉर्म हो, प्लस माइनस डिफरेंशिएट या मेच्योर हो। जैसे B लिम्फोसाइट बनते भी रेड बोन मैरो में हैं और मेच्योर भी वहीं होते हैं, लेकिन T लिम्फोसाइट बनते रेड बोन मैरो में है, फिर ब्लड में डाले जाते हैं और थाइमस में जाकर उनका डिफरेंशिएशन, मैचुरेशन होता है। तो बोन मैरो में B and T दोनों लिम्फोसाइट्स फॉर्म होते हैं और B लिम्फोसाइट का मैचुरेशन होता है। इट इज अ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। और थाइमस में T लिम्फोसाइट का मैचुरेशन होता है, तो ये भी है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। पर सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है? जहां पर ये जाकर लड़ेंगे, जहां एक्चुअली दुश्मन आएगा, जैसे हमारी स्प्लीन, हमारे टॉन्सिल्स,
ये सब जो है ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं स्टूडेंट्स। ऐसा समझो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो है जहां पर सोल्जर्स की ट्रेनिंग हो रही है, और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन बॉर्डर के एरियाज हैं जहां पर जाकर लड़ रहे हैं। जैसे हमारा जो म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू माल्ट है, 50% ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू बना रहा है माल्ट। हमारी जीआईटी की, रेस्पिरेटरी की, यूरिनोजेनाइटल की जो म्यूकोजा है उसमें जो ये बीटी लिम्फोसाइट्स जाके काम करेंगे। तो माल्ट, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, ये सब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है जहां एक्चुअली जाकर युद्ध होगा। ठीक है, अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी बी और टी लिम्फोसाइट के थ्रू काम करती है, यानी दो तरह की होती है। समझो बहुत आसान है। सबसे पहले टी लिम्फोसाइट की बात करते हैं। टी लिम्फोसाइट 4 टाइप के होते हैं: टी हेल्पर सेल्स, टी किलर्स या साइटोटॉक्सिक सेल्स, टी सप्रेसर सेल्स एंड मेमोरी टी सेल। जब भी कहीं अटैक हुआ, कोई पैथोजन आया, बॉडी ने रिकॉग्नाइज किया, तो टी हेल्पर सेल्स बनते हैं। ये टी हेल्पर सेल्स, जिन्हें CD4 सेल्स भी बोलते हैं, ये टी किलर सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। ये उनसे कहते हैं देखो बैक्टीरिया वायरस आ गया, चलो अपना काम पे लग जाओ, और ये तलवार लेके सीधे घुस जाते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, ये बैक्टीरिया वायरस में छेद कर देते हैं जिससे उसके अंदर पानी घुस जाता है और वो फूल के बर्स्ट हो जाता है। तो मारा किसने? टी किलर सेल ने, पर कमांड किसने दिया, ऑर्डर किसने दिया? टी हेल्पर सेल ने। और इन्हें कंट्रोल्ड रखता है टी सप्रेसर सेल, और मेमोरी टी सेल बन के रख जाएगा ताकि अगली बार अगर सेम दुश्मन, सेम पैथोजन आए तो फटाफट से टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल जल्दी जल्दी काम कर दे। दूसरी तरफ ये टी हेल्पर सेल बी लिम्फोसाइट्स को भी कमांड देता है, और बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाएंगे। एंटीबॉडी बंदूक की गोली है, बुलेट्स की तरह, प्रोटीन की बुलेट्स हैं जो फिर बंदूक की गोली तानेंगे और बैक्टीरिया वायरस को खत्म करेंगे। तो ध्यान से समझो, टी लिम्फोसाइट डायरेक्टली जो टी किलर सेल है वो डायरेक्ट मार रहा है तलवार लेके, इसे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। लेकिन बी सेल एंटीबॉडी के थ्रू ये काम कर रहा है तो इसे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। और एंटीबॉडी ब्लड में है, ब्लड एक फ्लूइड है यानी ह्यूमर है, तो इसे ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बी सेल के थ्रू काम कर रही है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टी सेल के थ्रू काम कर रही है, पर दोनों का कमांडर टी हेल्पर सेल है। तो टी हेल्पर सेल अगर कम हुए तो सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी मीडिएटेड दोनों इम्यूनिटी में लॉस होगा। यही तो होता है एड्स के अंदर। एड्स में टी हेल्पर सेल का नंबर कम होता है जिसके कारण पूरा दोनों तरह का इम्यून सिस्टम ठप हो जाता है। मजे आ रहे हैं? चलो अब आ जाओ, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक बात ध्यान रखना, कैंसर में और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के रिजेक्शन में, इन दो में केवल टी यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का रोल है, बाकी इंफेक्शन फाइट करने में दोनों का रोल होता है। तो आ जाओ अब थोड़ी सी बात एंटीबॉडीज की कर लेते हैं। एंटीबॉडी बेसिकली गामा ग्लोब्यूलिन यानी प्रोटीन है, और अच्छा बोलना है थोड़ी शुगर भी होती है तो ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, अब एंटीबॉडीज 5 टाइप्स की होती हैं, याद रखो। गैम डी GAMDE, मैक्सिमम टू मिनिमम बता रही हूं, मैक्सिमम G वाली है, मिनिमम वाली E वाली है, GAMDE। इनमें से जो G वाली है दैट इज द ओनली एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है। वो बोलती है जी मैं जाऊंगी प्लेसेंटा क्रॉस करके, जी तो IgG वाली जो है ये प्लेसेंटा क्रॉस करती है। और हमारे बॉडी फ्लूइड्स में चाहे वो सलाइवा हो, टीयर्स हो, मिल्क हो, ब्रेस्ट मिल्क हो, इसमें कौन सी एंटीबॉडी निकलती है? आजा आजा आजा, IgA। नाउ सबसे पहले जब एक्यूट इंफेक्शन है तो IgM बनती है, फिर धीरे धीरे IgG बनती है क्रॉनिक लंबे समय इंफेक्शन में। ठीक है, IgE एंटीबॉडी कब बढ़ती है बॉडी में? जब एलर्जी, कैसे याद रखेंगे? एलर्जी, इसमें E आ रहा है आखिरी में, एलर्जी, तो E बढ़ती है। हेलमिंथिक इन्फेक्शंस हो यानी राउंड वर्म, फ्लैट वर्म इन्फेक्शंस हो, या एलर्जी E हो तो IgE एंटीबॉडी बढ़ जाती है। अब एंटीबॉडी के थोड़े स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एंटीबॉडी प्रोटीन है यानी पॉलीपेप्टाइड, यानी अमीनो एसिड्स जुड़े होंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन बनी होगी, पेप्टाइड बॉन्ड होगा। हर एंटीबॉडी का जो मोनोमर यूनिट है वो H2L2 यानी 2 हैवी चेन्स यानी ज्यादा अमीनो एसिड होंगे, लंबी होंगी, एंड 2 लाइट चेन्स होती हैं। तो 2 हैवी और 2 लाइट Y शेप का स्ट्रक्चर बनता है। इसका एक पार्ट, नीचे वाला पार्ट कांस्टेंट होता है, हैवी चेन का भी लाइट चेन का भी हर एंटीबॉडी में सेम है, पर जो ऊपर वाला पार्ट है वो डिफरेंट है। किसके अकॉर्डिंग ये वेरिएबल है? अकॉर्डिंग टू जो एंटीजन फिट होने वाला है। भाई एंटीजन का गोल शेप है तो ये भी गोल हो जाएंगी, ताले चाबी जैसा। एंटीजन ट्राइंगुलर है तो ये उस तरह का हो जाएगा। तो ध्यान से सुनो, एंटीजन मतलब
एंटीबॉडी जेनरेटिंग मॉलिक्यूल, जो भी बॉडी में आकर एंटीबॉडी बनवा दे उसे एंटीजन कहेंगे। वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई फर हो सकता है, वो दही हो सकता है, वो कोई दवाई हो सकती है, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंटीबॉडी जेनरेटिंग मॉलिक्यूल को एंटीजन कहते हैं। तो एंटीजन पर एपिटोप है और वो एंटीबॉडी के पैराटोप के साथ फिक्स होता है, तब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। तो एंटीबॉडी पे पैराटोप होते हैं। एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑन एंटीबॉडी इज कॉल्ड पैराटोप। अब एक एंटीबॉडी पर एक मोनोमर में कितने पैराटोप्स होंगे? देखो, वो जो वेरिएबल पार्ट है लाइट चेन और हेवी चेन का मिलाकर वो 1 पैराटोप है, पर 2 लाइट चेन 2 हेवी चेन है, यानी 2 पैराटोप्स होंगे एक मोनोमर के अंदर। ध्यान रखो, एंटीजन बाइंडिंग साइट यानी पैराटोप में वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन एंड हेवी चेन दोनों आता है। ठीक है, तो ये हमने थोड़ी सी एंटीजन और एंटीबॉडी की बात कर ली। अब आ जाओ हम समझते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है। देखो, जब मेरी बॉडी में, किसी की भी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया वायरस पहली बार घुसा, उसे बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। जो भी इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स होगा पहली बार, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि इम्यून सिस्टम पैथोजन पहचानेगा, एंटीजन पहचानेगा, फिर एंटीबॉडी या जो भी उसको रिस्पॉन्स देना है, तो दुश्मन को पहचानना, समझना, स्ट्रैटेजी बनाने में टाइम लगेगा। तब तक इंसान बीमार हो जाता है, लक्षण आ जाते हैं। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स स्लोअर होता है, लेकिन मेमोरी क्रिएट हो जाती है। अब जब वो दोबारा कभी भी जिंदगी में सब्सिक्वेंट एनकाउंटर होगा नेक्स्ट टाइम, तो ऑलरेडी मेमोरी बी सेल, मेमोरी टी सेल बने हैं, तो अब क्विक फास्ट एक्टिंग जल्दी से रिस्पॉन्स आ जाएगा। और कई बार तो हमें पता भी नहीं चला, हमें तो लक्षण ही नहीं आया, सिम्टम ही नहीं आया, और इम्यून सिस्टम ने निपटा दिया, मार दिया उस पैथोजन को। इसे बोलते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स सब्सिक्वेंट एनकाउंटर पर। ये मेमोरी की प्रॉपर्टी के कारण हो रहा है। मेमोरी, याददाश्त, देखो याददाश्त गुमना एमनेजिया होता है, याददाश्त जाना, भूलना एमनेजिया, ये याददाश्त के कारण है, यानी एन एमनेस्टिक रिस्पॉन्स। मेमोरी के कारण से सेकेंडरी रिस्पॉन्स फास्टर और क्विकर एक्टिंग होता है। ठीक है, चलिए अब आ जाओ डियर स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव मतलब अगर इम्यून सिस्टम एक्टिव है और खुद एंटीबॉडी बनाए, और पैसिव मतलब इम्यून सिस्टम ठंडा पड़ा है, भैया रेडीमेड एंटीबॉडी डाल दो, मैं तो अभी कुछ नहीं काम कर रहा। मतलब एक्टिव रिस्पॉन्स घर पे खाना बनाने जैसा, और पैसिव रिस्पॉन्स स्विगी जोमैटो से ऑर्डर करने जैसा है। अब ये दोनों दो टाइप के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। आ जाओ समझे, बड़ा आसान है। सपोज करो एक इंसान को बीमारी हुई, एक बार चिकन पॉक्स हो गया, मेमोरी बीटी सेल बन के रख गए। अब जीवन में कभी भी जब भी दोबारा से चिकन पॉक्स का वायरस आएगा, ऑलरेडी मेमोरी बीटी सेल है, इम्यून सिस्टम उसे निपटा देगा, उस इंसान को पता भी नहीं चलेगा कि उसे बीमारी हुई है। तो ये जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है आफ्टर सिकनेस, ये क्यों हुई? क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज बनाई हैं खुद एक्टिव होके। ये प्राकृतिक है, नेचुरल एक्टिव आफ्टर सिकनेस। अब मान लो मैं प्रैक्टिस मैच खिला दूं, सुनो ध्यान से। वायरस आया नहीं है, बीमारी हुई नहीं है, मैंने पहले ही चिकन पॉक्स की वैक्सीन बना ली, वैक्सीन के रूप में मैंने लिटिल अमाउंट में वायरस बॉडी में डाल दिया, या तो डेड करके या लाइव बट वीकेंड यानी एटेन्युएटेड करके। तो इम्यून सिस्टम को लगा कि वायरस आया, फौरन बॉडी आई, उसने उसको मार दिया। थोड़े बहुत हो सकता है बुखार बुखार सिम्टम आए, मार दिया, और मेमोरी बीटी सेल बना के रख लिया, ताकि जीवन में जब रियल में वो वायरस आए तो मेमोरी बीटी सेल बने हुए, फास्ट रिस्पॉन्स हो जाएगा, हम बीमार होने से बच जाएंगे। ये मैंने आर्टिफिशियली प्रैक्टिस मैच खिलाया है जान करके। तो ये भी एक्टिव है, इम्यून सिस्टम एक्टिव है, एंटीबॉडी बना रहा है, लेकिन आर्टिफिशियल एक्टिव है। तो वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन जो है दैट इज आर्टिफिशियल एक्टिव। अब पैसिव में नेचुरल पैसिव का क्या मतलब है? मां से प्लेसेंटा क्रॉस करके फीटस को आईजीजी एंटीबॉडी मिल रही है, इसमें फीटस को नेचुरली पैसिव इम्यूनिटी मिल रही है। फीटस का इम्यून सिस्टम कुछ नहीं कर रहा, मां के इम्यून सिस्टम ने बना के फीटस को दे दी। या मां के मिल्क से, मदर के ब्रेस्ट मिल्क से, मैमरी ग्लैंड के मिल्क से न्यूबॉर्न को आईजीए एंटीबॉडी मिल रही है। ये भी उस न्यूबॉर्न की पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी है, उसका इम्यून सिस्टम कुछ भी नहीं कर रहा है। नाउ आर्टिफिशियल पैसिव का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए आपको पता है कि किसी को सांप ने काटा, अब उसका इम्यून सिस्टम तो कब एंटीबॉडी बनाएगा, कब उस एंटीजन को मारेगा, तब तक तो पता पड़ा जहर फैल गया, वो मर गया। या टेटनस का बैक्टीरिया आ गया बॉडी के अंदर, डिप्थीरिया का बैक्टीरिया आ गया,
तो पता नहीं कब एंटीबॉडी बनेगी, तो हम वहां पे रेडीमेड एंटीबॉडी देते हैं। किसी जानवर के अंदर वो बैक्टीरिया डाला, उसकी एंटीबॉडीज बनी, उन्हें निकाला, प्योरीफाई किया और इंसान के लिए यूज कर रहे हैं। रेडीमेड एंटीबॉडी दे रहे हैं आर्टिफिशियली। ये आर्टिफिशियल पैसिव है, इसमें पेशेंट का इम्यून सिस्टम कुछ नहीं कर रहा है। तो आर्टिफिशियल पैसिव हो जाएगा एंटी टेटनस सीरम, एंटी डिप्थीरिया सीरम या एंटी स्नेक वीनम। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, एक्टिव, पैसिव, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। डन। अब थोड़ी सी बात अगर हम वैक्सीन की करें तो वैक्सीन में लाइव वैक्सीन हो सकती है जहां लाइव वायरस बैक्टीरिया डालते हैं बट वीकेंड अटेन्युएटेड करके, या डेड डाल सकते हैं पर होल ऑर्गेनिज्म डाल रहे हैं, तो इसे बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में एक सब यूनिट डालते हैं, जैसे डी टैप या जैसे हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीजन डालते हैं, वो वैक्सीन, ये सेकेंड जनरेशन वैक्सीन है। और थर्ड जनरेशन वैक्सीन जो है माय डियर स्टूडेंट्स, वो डीएनए वैक्सीन होती हैं। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में ध्यान रखना रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से बनाते हैं, जिसमें से ध्यान रखना हेपेटाइटिस बी वाली वैक्सीन के लिए यीस्ट को यूज किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डन, इतने मजे आ गए, चलो स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन में ध्यान रखिएगा कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी। अगर मेमोरी नहीं होगी तो वो याद नहीं रख पाते, याद रख रहे हैं तभी तो वैक्सीन डालने के बाद जब रियल इन्फेक्शन होगा तो मेमोरी बीटी सेल हमारी हेल्प कर रहे हैं। सो इट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं एलर्जी की। एलर्जी का क्या मतलब है? कहते हैं मुझे तुमसे एलर्जी है, मुझे झूठ बोलने से एलर्जी है, मुझे लेट आने वालों से एलर्जी है, मतलब मैं बहुत हाइपर सेंसिटिव हूँ, मैं बहुत ज्यादा अति संवेदनशील हूँ। तो अगर हमारे इम्यून सिस्टम किसी पर्टिकुलर एंटीजन के लिए हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स शो करता है तो उसे एलर्जी कहेंगे, और जिस एंटीजन के लिए हाइपर सेंसिटिविटी उसे एलर्जेन कहेंगे। किसी को दही से एलर्जी होती है, किसी को टमाटर से एलर्जी होती है, किसी को किसी दवाई से एलर्जी होती है, किसी को जानवरों के फर से एलर्जी होती है, किसी को धूल से एलर्जी होती है। अस्थमा भी एक एलर्जिक डिसऑर्डर होता है, इवन हे फीवर एक एलर्जिक डिसऑर्डर है, अर्टिकेरिया एलर्जिक डिसऑर्डर है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एलर्जी को कैसे पता करें? बहुत सिंपल है। एलर्जी डिटेक्ट करने के लिए उस इंसान को स्मॉल अमाउंट में जिस पे शक है वो चीज से एक्सपोज करना पड़ेगा और फिर रिस्पॉन्स देखना पड़ेगा। आइए एलर्जी के सिम्टम्स देखते हैं। एलर्जी में क्या होता है? छींक आती है, छींक आ गई, देन नाक बहने लगी, रनिंग नोज, आंखों से पानी आने लग गया, वाटरी आईज, खुजली होने लग गई, इचिंग, ये सब एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं। अब एलर्जी जो होती है डियर स्टूडेंट्स, ये क्यों हो रही है? क्योंकि मास्ट सेल से हिस्टामिन, सेरोटोनिन निकलते हैं, इनके कारण एलर्जी होती है और आईजीई एंटीबॉडी बढ़ जाती है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स प्लस एड्रेनलिन और स्टेरॉइड, याद रखना ये सब एंटी एलर्जिक होते हैं। आजकल क्योंकि इम्यूनिटी लो डाउन हो गई है, इसीलिए मेट्रो सिटीज में चिल्ड्रन आर वेरी वेरी सेंसिटिव और इसीलिए एलर्जी का इंसिडेंसेस काफी बढ़ गए हैं। तो हमने समझा एलर्जी क्यों होती है, एलर्जी क्या होती है, एलर्जी के सिम्टम्स क्या होते हैं और एलर्जी कैसे पता कर सकते हैं और एलर्जी का ट्रीटमेंट क्या होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। एलर्जिक डिसऑर्डर्स भी कुछ मैंने आपको बता दिए। अब हम आ जाते हैं और बात करते हैं ऑटो इम्यूनिटी की। देखो मैंने आपसे कहा था वर्टिब्रेट्स में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ एंटीजन को इनका इम्यून सिस्टम डिफरेंशिएट कर सकता है। किसी कारण से अगर ये प्रॉपर्टी लूज हो जाएगी और बॉडी सेल्फ सेल्स को अटैक करने लग जाए खुद के ही ऑटो, तो उसे कहेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। यहां पर ऑटो इम्यूनिटी के रीजंस अभी तक नोन नहीं है पर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आजकल बहुत हो रहे हैं। एनसीईआरटी में यहां एक एग्जांपल दिया है रोमेटॉइड आर्थराइटिस, बट हम जानते हैं, हमने पढ़ा है लोकोमोशन एंड मूवमेंट में माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून है। केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ा है हशीमोटो थायरोइडाइटिस, हाइपोथायरॉइडिज्म एक तरह का ऑटो इम्यून है। यही नहीं, एक तरह की इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, वो भी ऑटो इम्यून हो सकती है। डायबिटीज भी एक तरह की ऑटो इम्यून है। तो हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस, माइस्थीनिया ग्रेविस और हशीमोटो थायरोइडाइटिस, ये तीन तो आनी ही आनी चाहिए जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है। अब आइए हम आ जाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें लिम्फॉइड ऑर्गन्स में एक और पॉइंट था सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में। मैंने आपसे कहा था माल्ट म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू 50% तक लिम्फॉइड टिश्यू बनाता है टोटल। इसके अलावा स्प्लीन में याद रखना ये लार्ज बीन शेप्ड का ऑर्गन है। स्प्लीन को ब्लड का फिल्टर भी कहते हैं, स्प्लीन को आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं, स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। ये एक्स्ट्रा आरबीसी डब्ल्यूबीसी को स्टोर भी करती है।
सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन तो है ही। इसके अलावा टॉन्सिल्स की बात करी ली थी हमने। इसके अलावा लिम्फ नोड्स होते हैं लिम्फेटिक वेसल्स के रास्ते में, पॉइंट्स में, स्मॉल एग्रीगेट्स जहां पे बीटी लिम्फोसाइट्स जाके फाइट करते हैं, वो भी हमें आने चाहिए। चलो अब आ जाओ, अपन आ जाते हैं नेक्स्ट डिजीज पर, दैट इज एड्स। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से होता है। 1981 में वर्ल्ड में फर्स्ट एड्स केस रिपोर्ट हुआ था और अब तक 25 मिलियन से ज्यादा लोगों की एड्स जान ले चुका है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड है यानी आफ्टर बर्थ, कंजेनाइटल नहीं है, जन्मजात नहीं है। हालांकि मां से फीटस में HIV वायरस जा सकता है, बट ओवरऑल बात करें तो एक्वायर्ड है। जबकि स्किड अपन पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, वो कंजेनाइटल होती है। इम्यूनो डेफिशिएंसी होगी अभी हम देखेंगे, और सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होगा। अब एड्स कैसे हो सकता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। एड्स नंबर 1 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, इनक्योरेबल STI अपन ने पढ़ा था, याद है? एड्स मतलब HIV, हेपेटाइटिस B और जेनाइटल हर्पीज इनक्योरेबल STI थी, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। नंबर 2 फॉल्टी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स अगर गलत चढ़ गए उससे भी वायरस स्प्रेड हो सकता है। नंबर 3 IV इंट्रावीनस यानी इंजेक्शंस, नीडल्स, सिरिंजेस। एक किसी ड्रग एडिक्ट ने सिरिंज यूज करी, उसकी नीडल पे ब्लड आ गया, उस ब्लड में HIV वायरस था, दूसरे ड्रग एडिक्ट ने उसे यूज करा, उसके ब्लड में इंट्रोड्यूस हो गया। इसके अलावा मदर से फीटस में भी जा सकता है, HIV वायरस कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। तो ये 4 मेन तरीके हैं ट्रांसमिशन के। अगर ये तरीके हैं तो इसका बचाव क्या होगा भाई? और कौन हाई रिस्क पर होगा? हाई रिस्क पे कौन होगा? एक तो जिन्हें रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए, जैसे थैलेसीमिया वगैरह के पेशेंट्स हैं। नंबर 2 जो IV ड्रग्स लेते हैं, ड्रग अब्यूजर्स। नंबर 3 प्रेग्नेंट लेडीज से उसके फीटस में जा सकता है। और नंबर 4 जिनके मल्टीपल एंड अननोन सेक्स पार्टनर्स होंगे। कॉन्डोम्स STI से प्रोटेक्शन देते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसका बचाव क्या होगा? अवॉइड अननोन एंड मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, डिस्पोजेबल सिरिंजेस, नीडल्स यूज करनी, अब तो सब हॉस्पिटल्स में चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो वही यूज होती हैं। कॉन्डोम्स का फ्री डिस्पर्सल गवर्नमेंट करती है। इसके अलावा अवेयरनेस, जागृति क्रिएट करना इसके बारे में। प्रेग्नेंट लेडी अगर है तो फिर उसका पूरा इंस्पेक्शन करना प्रॉपरली। तो ये सारे इसके बचाव हो गए। सिंपल सी बात है, अगर आपको पता है कैसे स्प्रेड होता है तो उसके बचाव हो जाएंगे। बचाव में नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको, बहुत सारी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं। सोसाइटी और मेडिकल फ्रेटर्निटी को मिलकर एड्स पेशेंट को ट्रीट करना है। उन्हें एम्पैथी, सहानुभूति चाहिए। सवाल उठता है HIV वायरस कैसा वायरस है? ये रेट्रो वायरस है, यानी इसका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। इसके पास अपना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी होता है, और इसमें 2 प्रोटीन के कोट होते हैं और एक एनवेलप होता है ग्लाइकोप्रोटीन का। तो जब ये ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड का, जब एक HIV वायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करेगा, सबसे पहले ये मैक्रोफेजेस को अटैक करता है, इसीलिए मैक्रोफेज को HIV फैक्ट्री कहते हैं। फिर ये T हेल्पर सेल्स को इन्वेड करता है, इन्फेक्ट करता है। T हेल्पर सेल जो है ये कमांडर है, तो B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट दोनों का कमांडर है ये, साइटोटॉक्सिक किलर T सेल का और B लिम्फोसाइट का। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाते हैं, तब उन्हें प्लाज्मा सेल्स बोलते हैं। तो सेल मीडिएटेड एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड दोनों ठप हो जाएंगी, क्योंकि प्रोग्रेसिव डिक्रीज होगा टी हेल्पर सेल्स में, हेल्पर टी सेल्स में, और उसी के साथ इम्यूनिटी पुअर हो जाएगी। तो नॉर्मली जो इन्फेक्शंस हमारी इम्यून सिस्टम फाइट कर लेता था वो भी फाइट नहीं हो पाएगा, जैसे माइकोबैक्टीरियम, टीबी का इन्फेक्शन, वायरस, फंजाई, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, कापोसीस सार्कोमा। नॉर्मली ये कैंसर नहीं होता था, ये भी होने लग जाएगा। इन्हें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बोलते हैं। नॉर्मली बॉडी फाइट आउट करती थी, एड्स वाले पेशेंट की नहीं फाइट आउट कर पाएगी। तो एड्स में जब HIV वायरस बॉडी में एंटर हुआ, तब से लेके जो पहला लक्षण सिम्टम आएगा, यानी इंक्यूबेशन पीरियड होता है फ्यू मंथ से लेकर फ्यू इयर्स तक, 5 to 10 इयर्स तक का हो सकता है। एड्स का डायग्नोसिस बनाते हैं एलाइजा स्क्रीनिंग टेस्ट है, एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग कंफर्मेटरी टेस्ट है। अब एड्स में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इसका जो वायरस है वो जब होस्ट सेल, मैक्रोफेज या टी हेल्पर सेल के अंदर जाएगा तो अपना जेनेटिक मटेरियल RNA ट्रांसफर करेगा, उस RNA से DNA बनवाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से, फिर इस DNA को होस्ट के सेल के DNA के साथ जोड़ेगा, और फिर वायरसेस बनेंगे होस्ट सेल के अंदर और होस्ट के सेल्स मरते जाएंगे। तो हमने एड्स कैसे होता है, एड्स का बचाव कैसे होगा, एड्स किन में होता है, एड्स का वायरस कैसा है, पैथोजेनेसिटी कैसी है, इंक्यूबेशन पीरियड कैसा है, उसके बारे में बात की। इनिशियली एड्स के बहुत
माइल्ड से सिम्टम्स होते हैं, जैसे फीवर आना, भूख नहीं लगना, वेट लॉस होना एक्सेट्रा, लेकिन बाद में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के कारण से जानलेवा होता है। एड्स का ट्रीटमेंट ओनली पार्शियली इफेक्टिव है, यानी एड्स को के ट्रीटमेंट से लाइफ सेव नहीं की जा सकती या जिंदगी थोड़ी बढ़ाई जा सकती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स इसमें दी जाती है। डन। तो एड्स के लिए एम्पैथी चाहिए, एड्स छूत की बीमारी नहीं है, हमें ये समझना है, और एड्स के पेशेंट को हमें बहुत सिंपैथेटिकली, सहानुभूति के साथ में ट्रीट करना है। 1 दिसंबर को हर साल एड्स अवेयरनेस डे यानी नेशनल एड्स डे की तरह ट्रीट किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। अब आइए माय डियर स्टूडेंट्स, हम आ जाते हैं कैंसर। कैंसर एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द वर्ल्ड। कैंसर का सिंपल सा मतलब होता है, नॉर्मली क्या होता है, जब भी एक सेल ग्रो करता है तो ग्रो करने पे दूसरे सेल्स के साथ जब कांटेक्ट में आता है तो उसकी ग्रोथ खत्म होकर और वो डिवाइड कर जाता है। ये नॉर्मल है, कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नॉर्मल सेल्स में होती है, पर कैंसर सेल में ये कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लूज हो जाती है। वो लगातार ग्रो करते जाएंगे, एबनॉर्मल डिवीजन हो रहा है, जिसके कारण मास ऑफ सेल्स बन रहे हैं, गठान बन रही है, ट्यूमर बन रहा है। सो कैंसर सेल में ट्यूमर बनता है, यानी कैंसर सेल में कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लूज हो गई है। नॉर्मल सेल्स को मारने लग जाते हैं वो, क्योंकि उनके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं स्पेस के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए। अब सवाल ही उठता है माय डियर स्टूडेंट्स कि कैंसर कितने तरह का होता है। कैंसर 2 तरह का है। अगर वो ट्यूमर वहीं पर जिस ऑर्गन में हुआ है वहीं कन्फाइंड है, मेटास्टेसिस नहीं हो रहा, फैल नहीं रहा, तो उसे बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं। ऑब्वियसली ये थोड़ा लेस हार्मफुल होगा। पर अगर ये कैंसरस सेल्स ब्लड के थ्रू, लिम्फ के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स में फैल के वहां भी ट्यूमर कर रहे हैं, तो इसे मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं, नियोप्लास्टिक ट्यूमर बोलते हैं। नियो नई जगह पे हो रहा है, और इस प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रेडिंग फ्रॉम वन टू नेक्स्ट ऑर्गन, इसे मेटास्टेसिस बोलते हैं। सबसे डरावनी, मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी है कैंसर की। नॉर्मल जो हम कैंसर कहते हैं ना, वो हम एक्चुअली इन्हीं कैंसर्स के लिए बोलते हैं। तो कैंसर होता कैसे? कार्सिनोजेंस कौन है जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं? देखो, कैंसर फिजिकल एजेंट से हो सकता है, जैसे एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इनसे हो सकता है। गामा रेज। कैंसर केमिकल से हो सकता है, जैसे लंग कैंसर स्मोक से हो जाता है, माउथ कैंसर टोबैको से हो जाता है, लिवर कैंसर अल्कोहल लेने से हो जाता है। ये केमिकल्स हो गए। तो फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स, फिर बायोलॉजिकल एजेंट्स। वायरस से भी कैंसर्स होते हैं, जैसे HIV वायरस में कापोसी सार्कोमा हो जाता है। सर्वाइकल कैंसर जो है वो वायरस के कारण से होता है, तो वायरस से भी कैंसर्स हो सकते हैं। तो क्या, और हेपेटाइटिस B वायरस से लिवर कैंसर्स होते हैं जैसे। तो फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल कोई भी हो सकता है कार्सिनोजन जो कैंसर करेगा। अब कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे करें? पहले तो कैंसर का डायग्नोसिस कैसे करें? देखो, बड़ा आसान है। कैंसर के डायग्नोसिस में पहला तरीका, अगर ब्लड कैंसर है, ब्लड, तो ब्लड काउंट्स करवा के डायग्नोसिस बना सकते हैं। इसमें WBCs बहुत बढ़ जाते हैं। नंबर 2, अगर वो कोई गठान है कहीं पे, तो उसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, बायोप्सी मतलब उसका एक टिश्यू कट करेंगे और हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन यानी उसकी टिश्यू की स्टडी के लिए भेज देंगे कि वो कैंसरस सेल्स हैं या नॉर्मल सेल्स हैं। नंबर 3, अगर मान लो वो कोई लिक्विड फॉर्म है उसमें, तो हम फाइन नीडल से एस्पिरेशन भी करके और उसे साइटोलॉजी सेल स्टडी के लिए भेज सकते हैं। नंबर 4, कुछ कैंसर्स में पर्टिकुलर एंटीजेंस बनते हैं, जैसे प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन प्रोस्टेट के कैंसर में बनता है, तो उनको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 5, एक्स-रेज का यूज करके, रेडियोग्राफी, एक्स-रेज का यूज करके कैंसर का ट्रीटमेंट भी होता है और कैंसर का डायग्नोसिस भी होता है, और एक्स-रे से कैंसर भी होता है, तीनों चीजों में आता है। जैसे मैमोग्राफी, ब्रेस्ट कैंसर का डिटेक्शन मैमोग्राफी, एक्स-रेज का यूज करके। इसके बाद नेक्स्ट आता है CT स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। CT स्कैन से हम 3D व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी ऑर्गन है उसका 3D व्यू ले सकते हैं। यहां पर भी एक्स-रेज को यूज करते हैं। और MRI नेक्स्ट, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेक्निक, MRI में नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज करते हैं, जबकि एक्स-रेज आयोनाइजिंग है। तो MRI बेस्ट तरीका होता है डायग्नोसिस का। इसमें पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर की पूरी प्रॉपर 3D इमेज हमें मिल जाती है। ठीक है। नाउ इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, हमें ट्रीटमेंट की बात करनी है। पहला ट्रीटमेंट का तरीका है रेडियोथेरेपी, जहां पर हम रेडिएशंस देंगे। हम यहां पर रेडिएशंस इस तरह से देंगे कि सिर्फ कैंसर सेल्स की डेथ और आसपास के नॉर्मल सेल्स बच जाएं, रेडियोथेरेपी। नंबर 2, कीमोथेरेपी में ड्रग्स देंगे, जैसे विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन ड्रग्स कीमोथेरेपी में। लेकिन हेयर लॉस आपने मूवीज में देखा है, कीमोथेरेपी लेने पर बाल उड़ जाते हैं। हेयर लॉस और एनीमिया इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं।
तीसरा तरीका होता है सर्जरी करके उस ट्यूमर को निकाल देना। जनरली रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। उसके लिए आपको पहले एमबीबीएस करना पड़ेगा, फिर एमएस सर्जरी करना पड़ेगा और फिर कैंसर सर्जरी में सुपर स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा। जब आप बनेंगे कैंसर स्पेशलिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, तब आप डिसाइड करेंगे किस कैंसर किस स्टेज में किस तरह के ट्रीटमेंट को कंबाइन कर और हमें देना है। इसके अलावा एक और तरीका होता है इम्यूनोथेरेपी। यहां पर क्या करते हैं समझो, एक्चुअली कैंसर सेल्स जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम से बच के छिप के भाग जाते हैं और यही कारण है कि वो बच जाते हैं। तो यहां पर हम कुछ जैसे इंटरफेरॉन्स देते हैं जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स हैं, यानी ये इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को मॉडिफाई कर देते हैं। अब इम्यून सिस्टम कैंसर सेल्स को डिटेक्ट कर पाता है, पकड़ पाता है और मार पाता है। तो इम्यूनोथेरेपी भी दी जाती है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, कैंसर हो क्यों रहा है? देखो, पहले साइंटिस्ट ये मानते थे कि ये जो कार्सिनोजन आया, कोई भी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल, वो नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल कैसे बनाता है। एक्चुअली अब साइंटिस्ट ये कहते हैं कि कुछ जीन्स हैं जिन्हें सी जीन, ऑन्कोजीन यानी सेल्यूलर ऑन्कोजीन, सी ऑन्क जीन या प्रोटो ऑन्क जीन कहते हैं। ये हमारे हर नॉर्मल सेल के अंदर हैं जीन्स, पर इनएक्टिव होते हैं। जैसे ही कोई कार्सिनोजन आया वो इन्हें एक्टिवेट करता है और अब नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट होता है। सेल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होती है और कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस होती है और कैंसर हो जाता है। हो गया क्लियर? तो यहां पर आकर हमने सारा का सारा एड्स, कैंसर, इम्यूनिटी और सारी इंफेक्शियस डिजीजेस की बात खत्म कर दी। अब आइए, यहां एलर्जी, ऑटो इम्यूनिटी भी हमने पढ़ ली। अब हम बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स अबाउट द ड्रग, अल्कोहल एंड टोबैको अब्यूज। आर यू रेडी? लेट्स बिगिन। चलिए आइए स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं ड्रग अब्यूज को। सबसे पहले ड्रग अब्यूज में हमें 3 मेन ड्रग्स पढ़नी है। नंबर 1 ओपिएट नारकोटिक्स, नंबर 2 कोका अल्कलॉइड्स या कोकेन, एंड नंबर 3 हम बात करेंगे कैनाबिनॉइड्स की। तो पहले ओपियोइड्स की बात करते हैं। ओपियम हमें मिलता है, ओपिएट नारकोटिक्स हमें मिलते हैं पॉपी प्लांट यानी पैपेवर सोमनिफेरम के लैटेक्स से, यानी जिसे हम अफीम बोलते हैं, लैटेक्स, उससे। एक मिलती है मॉर्फिन। मॉर्फिन में जरूर ध्यान रख लेना कि मॉर्फिन शानदार पेन किलर, एनाल्जेसिक है, स्पेशली पोस्ट सर्जरी दर्द में से दिया जाता है। नाउ मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से बनती है डाई एसिटाइल मॉर्फिन, जिसे हीरोइन कहते हैं। हीरोइन जिसको स्मैक भी कहा जाता है। तो हीरोइन जो है ये हम सब ने मूवीज में भी देखा है, वाइट है, सफेद रंग का है, ओडरलेस है, कोई खुशबू नहीं है, क्रिस्टल्स होते हैं, बिटर कड़वा होती है। सो वाइट, ओडरलेस, बिटर, क्रिस्टलाइन पाउडर के रूप में रहती है, क्रिस्टल्स के रूप में। नाउ हीरोइन जो है या मॉर्फिन जो है, यानी जितने भी ओपिएट नारकोटिक्स हैं, ये हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसे सप्रेस करते हैं, यानी स्लो डाउन कर देते हैं, यानी हमें शांति की स्टेट में ले जाते हैं। सब कुछ स्लो डाउन हो जाता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म, हमें ऐसा लगता है हमारी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई, हुई कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हीरोइन इज इक्वल टू डाई एसिटाइल मॉर्फिन, और ये सब कुछ हमें लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट या पैपेवर सोमनिफेरम से मिलता है। जो ओपियोइड के रिसेप्टर्स हैं वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारे जीआईटी में रहते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट कैनाबिनॉइड्स पे। कैनाबिनॉइड्स जो है ये हमें कैनबिस सटाइवा नाम के पेड़ के इनफ्लोरेसेंस से मिलते हैं, उसके रेजिन से, फ्लावर टॉप से, लीफ से, इनसे मिलते हैं। इसमें चरस, गांजा, हशीश, मारिजुआना ये सब कुछ आता है। इसके रिसेप्टर्स भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हैं। ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये अगर हाई डोज में हो तो ये हैल्यूसिनेशंस भी कर देते हैं, हम जानते हैं, यानी कुछ है नहीं पर सुनाई दे रहा है, कुछ है नहीं पर हमें दिखाई दे रहा है। और ये देखा भी, आपने सुना भी है कि किसी को भांग पी ली किसी ने तो उसको तरह तरह के दृश्य दिखने लग गए, तो हम ऐसे भी इसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, हम इसे कैसे याद रख सकते हैं? आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, मेरा एक मरीज था हरीश, मरीज मतलब मारिजुआना और हरीश मतलब हशीश। ठीक है, उसकी कीमोथेरेपी चल रही थी, उसे कैंसर था, तो वो गंजा हो गया यानी गांजा। ठीक है, वो भांग पी ली एक दिन उसने, यानी भांग, और ये पी के उसे तरह तरह के दृश्य दिखने लगे। उसने कहा मैडम मेरा कनाडा में बिजनेस सेट हो गया, यानी कैनबिस सटाइवा, और हैल्यूसिनेशंस हो रहे हैं, हैल्यूसिनोजेनिक है। नाउ थर्ड हमें पढ़ना है कोका अल्कलॉइड्स या कोकेन। ये एरिथ्रोजाइलम कोका नाम के पेड़ से मिलता है, जो साउथ अमेरिका का नेटिव प्लांट है। इसका मेन काम होता है ये डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर के मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरफेयर करता है और ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। तो ऐसा लगता है कि अत्यंत खुशी है या
यानी यूफोर्बिया है, भयंकर एनर्जी है, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। कोकेन और हीरोइन उल्टा काम कर रहे हैं, हीरोइन मॉर्फिन सप्रेस कर रहा है और कोकेन स्टिमुलेट कर रहा है। नाउ इसके रिसेप्टर्स भी ऑफकोर्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर होंगे और एक्सेसिव डोज अगर हो जाए तो इसमें हैल्यूसिनेशंस होने लग जाते हैं। कोकेन को हम क्रैक भी बोलते हैं, ठीक है। चलो अब आ जाओ, इसके अलावा एट्रोपा बैलेडोना जिससे एट्रोपिन मिलेगी और दतूरा, इन दो, इसकी जो सीड है दतूरा की, ये दोनों भी हैल्यूसिनोजेनिक यानी हैल्यूसिनेशंस करते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी में नहीं दिया है पर एलएसडी पीवाईक्यू आता है, लिसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड, ये अर्गोट, ये एक फंगस से मिलती है क्लैविसेप्स परप्यूरा, और ये भी बहुत खतरनाक मोस्ट पोटेंट हैल्यूसिनोजेनिक ड्रग होती है। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं निकोटीन यानी टोबैको अब्यूज पर। 400 सालों से ज्यादा टोबैको का यूज किया जा रहा है या कहें अब्यूज किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। टोबैको के अंदर निकोटिन है, एक अल्कलॉइड, और निकोटिन के कारण ही एडिक्शन होता है और सारे इफेक्ट्स आते हैं। निकोटिन हमारे एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा तो एड्रिनलिन और एड्रिनलिन बढ़ने लगेंगे, यानी हार्ट रेट, बीपी, ये सब कुछ इंक्रीज होने लगता है। टोबैको को स्मोक किया जा सकता है यानी सिगरेट, बीड़ी, हुक्का। टोबैको च्यू किया जा सकता है जैसे तंबाकू खाते हैं, और टोबैको को स्निफ भी किया जा सकता है। अब टोबैको जो होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या क्या बीमारियां कर सकता है, ये बहुत खतरनाक बीमारी कर सकता है। इनहेल अगर हम कर रहे हैं, सिगरेट वगैरह हम स्मोक कर रहे हैं तो ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, इवन लंग कैंसर्स तक हो सकते हैं। इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो सकता है, थ्रोट के कैंसर्स हो सकते हैं, इवन जीआईटी में अल्सर्स हो सकते हैं इसकी निकोटिन के कारण से। और अगर इसे च्यू किया जाए, तंबाकू के रूप में खाया जाए, पुड़िया पाउच जिसे बोलते हैं, तो ओरल कैंसर यानी माउथ कैविटी का कैंसर भी हो सकता है, काफी खतरनाक है। इसके अलावा ये निकोटिन जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ परमानेंट कंपाउंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, जिसके कारण हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ पाएगा, टिश्यूज को ऑक्सीजन कम मिलेगी। ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं टोबैको यानी स्मोकिंग से। अब हम आ जाते हैं इसके बाद में अल्कोहल अब्यूज पर। अल्कोहल अब्यूज की हम बात करें अगर, तो अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल जो है ये लिवर को मेन अफेक्ट करता है, लिवर में सिरोसिस और आगे जाके लिवर कैंसर तक हो सकता है। और ब्रेन में अगर हम बात करें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो सेरिबेलम को अफेक्ट करता है, इसीलिए बॉडी का बैलेंस गड़बड़ाता है, इसीलिए शराबियों की चाल, जबान, सब कुछ लड़खड़ाने लगती है। नाउ अल्कोहल जो है स्टूडेंट्स, ये अगर किसी ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन में कंज्यूम किया जाए या कॉम्बिनेशन में ड्रग्स ली जाए तो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अब सवाल ये उठता है माय डियर स्टूडेंट्स कि ये सब कुछ क्यों अब्यूज हो रहा है। देखो एक एज आती है जिसे अडोलेसेंस कहते हैं। अडोलेसेंस का मतलब 12 से 18 साल, 12 से 18 इयर्स की जो टीनेज होती है। इस समय कभी तो आपको घर वाले कहते हैं अभी तुम बच्चे हो, और कभी कहते हैं अब तुम बड़े हो गए हो। तो ये चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का ब्रिज है, समझ ही नहीं आ रहा होता कि हम बच्चे हैं या बड़े हैं। और इस समय पर पूरी मेच्योरिटी होती नहीं है, तो कभी कूल दिखने के लिए, कभी ग्रुप में बने रहने के लिए, कभी फोमो, कहीं हमें कोई ग्रुप से आउट नहीं कर दे, कभी कुछ एडवेंचरस, कुछ नया ट्राई करने के लिए ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग सब कुछ स्टार्ट किया जाता है जो बाद में एडिक्शन बन जाता है। तो इस समय पर पेरेंट्स का, पीयर्स यानी फ्रेंड्स का, टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इसीलिए ये चैप्टर यहां पर आपकी क्लास में रखा गया है। अब डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि अगर कोई एडिक्ट हो गया है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे। देखो एक तो वो वायलेंट हो जाएगा, गुंडागर्दी, वैंडलिज्म, एंटी सोशल, बात बात पे झगड़ना, थोड़ा भी कुछ पूछो तो एकदम गुस्सा हो जाएगा, ये सब होगा। इसके अलावा स्कूल से बिना बताए, स्कूल कॉलेज से अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस हो जाएगा, पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रहेगा, नाना खाने का ध्यान नहीं रहेगा, वेट लॉस होने लग जाएगा, फ्लक्चुएशंस होने लग जाएंगे, फ्रेंड्स उसके बदल जाएंगे, अकेला रहना पसंद करेगा, चोरी वगैरह भी कर सकता है। इवन फैमिली की भी बहुत बुरी हालत होती है, एग्नी से गुजरता है जब कोई ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन या स्मोकिंग एडिक्शन करता है। ये भी हमें सब आना चाहिए। अब आइए हम फटाफट से आ जाते हैं, ये तो इसके साइंस हो गए। अब यहां पर हमें बात करनी है स्टूडेंट्स कि कुछ स्पोर्ट्स पर्सन भी ड्रग्स को अब्यूज करते हैं, जैसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं, डायूरेटिक्स लेते हैं, नारकोटिक्स लेते हैं, ओपिएट नारकोटिक्स लेते हैं, इन सब से अपनी मसल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। पर ये एक आर्टिफिशियल तरीका है, एग्रेशन को इंक्रीज हो जाता है, पर ये कोई तरीका थोड़ी ना है। आप मेहनत करो, आप नेचुरल एग्रेशन, नेचुरल मसल बिल्डिंग करिए। तो इन्हें बोलते हैं परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, जो मिस यूज हो रही है, जिसे डोप टेस्ट में चेक किया जाता है। इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, मेल फीमेल दोनों में ही। ये पिंपल्स यानी एक्ने कर सकते हैं, मूड स्विंग्स कर सकते हैं, डिप्रेशन कर सकते हैं, और यही नहीं, दोनों में ही समय से पहले प्री मेच्योर क्लोजर हो जाता है लॉन्ग बोन्स की, जो एपिफाइसिस है उसका, जिसके कारण से स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, यानी कि हाइट कम रह जाती है।
इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर फीमेल ये हॉर्मोन्स लेगी तो फीमेल में मेल कैरेक्टर्स आएंगे, जैसे कि फीमेल में फेशियल हेयर आने लगेंगे, दाढ़ी मूछ आना, एग्रेशन बढ़ने लग जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इरेगुलर हो जाएंगी, क्लाइटोरिस का इनलार्जमेंट हो जाएगा, मेल्स की तरह डीप वॉइस हो जाएगी। ये फीमेल में मेल के कैरेक्टर्स आने लग जाएंगे। और अगर मेल इन ड्रग्स का अब्यूज करेगा तो मेल में फीमेल कैरेक्टर्स आएंगे, जैसे टेस्टिकुलर एट्रोफी होने लग जाएगी। इसके अलावा ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट यानी गायनेकोमेस्टिया होने लग जाएगा, शार्प तीखी वॉइस होने लग जाएगी, ये सब प्रॉब्लम्स होंगी। नाउ इसके अलावा हमें ये समझना है कि हम इन सब का बचाव कैसे कर सकते हैं। देखिए बहुत आसान है स्टूडेंट्स, एक तो इनसे और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई ड्रग्स ले रहा है तो आईवी ड्रग्स लेने से, इंट्रावीनस ड्रग लेने से हो सकता है एचआईवी, हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारी एक से दूसरे में फैल जाए, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें इसके क्या प्रिवेंशन हो सकता है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए हमारी ट्रिक है। देखो प्रिवेंशन में सबसे पहले अवॉइड पीयर प्रेशर। ज्यादातर पीयर प्रेशर होता है, वो देखो तुम्हारा फ्रेंड कितना अच्छा कर रहा है, ये देखो कितना अच्छा कर रहा है, उस पीयर प्रेशर में आकर बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, इन चीजों में इंडल्ज होते हैं। नंबर 2, लुकिंग फॉर डेंजर साइंस। ये जो खतरे के निशान हैं, जैसे अकेले रहना, फ्रेंड सर्कल बदलना, घर से चीजें गायब होना, वेट लॉस होना, स्लीपिंग पैटर्न चेंज होना, स्कूल वगैरह से एब्सेंट होना, हॉबीज में इंटरेस्ट लूज होना, ये डेंजर साइंस पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स को नोटिस करने चाहिए। इसके अलावा एजुकेशन और काउंसलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये सब कुछ दिख रहा है तो एजुकेट करके, काउंसिल करके, इनके हार्मफुल इफेक्ट्स बताकर और फिर उनकी एनर्जीज को सही डायरेक्शन में किसी स्पोर्ट्स में, रीडिंग में चैनलाइज करना भी हमारी ड्यूटी है। नाउ इसके अलावा सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प। अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, कोई नहीं छोड़ पा रहा है, तो रिहैब सेंटर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, उनकी हेल्प लेना। ठीक है, अवॉइड पीयर प्रेशर, then education and counseling, then seeking professional help, then looking for danger signs। ये सारे रोल्स हो गए। अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी एडिक्शन की। एडिक्शन का क्या मतलब होता है? एडिक्शन मतलब आदी हो जाना, लत लग जाना, डिपेंडेंस हो जाना। एडिक्शन दो तरह का होगा, एक फिजिकल यानी फिजियोलॉजिकल, जब एक्चुअली बॉडी डिपेंड हो गई है, और एक साइकोलॉजिकल, जब हमें लग रहा है कि मैं ठीक रह ही नहीं सकता हूं अगर मैं ये ड्रग्स नहीं लूंगा। अब होता क्या है कि जितने भी ड्रग के रिसेप्टर्स होते हैं उनका टॉलरेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाता है। यानी अगर किसी को 5 ग्राम ड्रग लेने से किक मिलता था, कोकेन लेने से, अब टॉलरेंस लेवल बढ़ गया, अब 6 ग्राम पे वो किक मिलेगा, और इसीलिए डोजेज एक्सेसिव होता जाता है। एक्सेसिव डोजेज के कारण आगे जाके कोमा, डेथ तक हो सकती है। अब डियर स्टूडेंट्स, इस एडिक्शन को कैसे छोड़ा जाए? देखिए अगर सडनली विड्रॉ करोगे किसी भी ड्रग का तो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, यही तो मतलब है उसे एडिक्शन हो गया। विड्रॉल सिम्टम्स मतलब घबराहट होगी, एंजाइटी, कपकपी आने लगेगी, शेकीनेस, जी मिचलाएगा, नौशिया, दिल धड़कने लग जाएगा, हार्ट पैल्पिटेशंस। इसीलिए हमेशा धीरे धीरे ग्रेजुअली विड्रॉ किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट माय डियर स्टूडेंट्स ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। यहां पर हमने पहले ह्यूमन डिजीजेस को डिस्कस किया, फिर हमने इम्यून सिस्टम को डिस्कस किया, एड्स, कैंसर पढ़ा, फिर हमने ड्रग अब्यूज, अल्कोहल अब्यूज, टोबैको अब्यूज, स्पोर्ट्स पर्सन जो अब्यूज करते हैं उसकी बात की, फिर इनसे क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, एडिक्शन क्या होता है, हो सकता है, और इसका बचाव, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे करेंगे। सो आई होप ये पॉडकास्ट आपको हेल्प करेगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को कंप्लीट करने में, रिवाइज करने में। All my love and all my blessings to all my lovely students. God bless you and thank you.